नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। सीएम धामी की थपथपाई पीठ, कहा आखिरी ओवर में उतरे धामी जी काफी धाकड़ बल्लेबाज। नैनीताल हाईकोर्ट में सरकार ने दाखिल किया चारधाम यात्रा को लेकर प्रार्थना पत्र। यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ाने की रखी मांग, अभी सीमित संख्या में दर्शनों की अनुमति। बदमाशों को दबोचने हरिद्वार गई फरीदाबाद पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। घटना में एक हरियाणा के सिपाही की मौत, 3 आरोपियों को पकड़ा, एक फरार। हरिद्वार पुजारी की हत्या का खुलासा, पुजारी का दोस्त ही निकला हत्यारा। हत्यारे ने लगाया मृतक पर अप्राकृतिक कृत्य का आरोप, लोहे की रॉड में करंट लगाकर की थी हत्या। और उधम सिंह नगर की डीएम रंजना राजगुरु ने किया औचक निरीक्षण। खटीमा नगर चिकित्सालय की व्यवस्थाओं का लिया जायजा, मरीजों और चिकित्सकों से ली जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह पौड़ी में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज पीठ सैण में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा के अनावरण समारोह में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह एक सच्चे सैनिक तो थे ही, साथ ही वे एक प्रखर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। उन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ का इतिहास और परंपराएं सदियों पुरानी हैं। मैं पुष्कर सिंह धामी जी को उनकी छात्र राजनीति के दिनों से जानता हूं। उनके पास ऊर्जा है, क्षमता है और कुछ कर गुजरने का जज्बा भी है। चाहे वो तीनों रोतली की बहादुरी के गीत हों, गढ़वाल के विमोचन करेंगे अपने सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 अक्टूबर को ऋषिकेश में प्रस्तावित दौरा है, जिसको लेकर प्रदेश स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। वहीं नैनीताल के विधायक संजीव आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे से राज्य को काफी उम्मीदें हैं। उनके द्वारा कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाना है। ऐसे में नैनीताल की लंबे समय से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की मांग को भी स्वीकार किया गया है और 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी एक प्रस्तावित दौरे की हमें सूचना मिल रही है कि लगभग 7 अक्टूबर का एक दौरा प्रस्तावित हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी का। और निश्चित तौर पर प्रदेश की बहुत बड़ी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और जो सामरिक आवश्यकताओं में बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके शिलान्यास का भी कार्यक्रम उस दिन प्रस्तावित होगा, ऐसा हमें भी बताया गया है। और इसी क्रम में हमारे नैनीताल शहर की भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, वो है नैनीताल की सीवर ट्रीटमेंट प्लान की। हम सबको विदित है कि हाई कोर्ट के भी डायरेक्शंस हैं कि अगर नैनीताल का अपना एसटीपी प्रोजेक्ट नहीं आया तो जो हमारे होटल्स हैं, जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं और जो भी हमारे अन्य व्यवसायी हैं, तो सीधे सीधे इनका व्यवसाय प्रभावित होगा और इस पर रोक भी लग सकती है। नैनीताल हाईकोर्ट में सरकार ने चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की निर्धारित संख्या बढ़ाने के लिए हलफनामे के साथ प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। इस मामले को सरकार की ओर से शुक्रवार या सोमवार को कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि पूर्व में हाईकोर्ट ने सरकार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए चारधाम यात्रा पर लगाई गई रोक को हटा दिया था।
साथ ही केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 800, बद्रीनाथ में 1000, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 श्रद्धालुओं को जाने देने की अनुमति दी थी। उधम सिंह नगर जनपद की डीएम रंजना राजगुरु ने खटीमा पहुंचकर नागरिक चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से बात करके उनके हालचाल भी जाने और अस्पताल से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। वहीं डीएम ने अस्पताल की व्यवस्था, दवाई, साफ सफाई, चिकित्सकों की उपलब्धता और निर्माणाधीन एनआईसीयू का भी जायजा लिया और मरीजों को अस्पताल से हर सुविधा दिए जाने हेतु चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं डीएम रंजना राजगुरु ने बताया कि खटीमा सीएचसी में भीड़भाड़ देखकर काफी अच्छा लगा। भीड़भाड़ से प्रतीत हो रहा है कि लोगों को डॉक्टर्स पर काफी विश्वास है। यहां निःशुल्क जांच और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। फिजिशियन की भी तैनाती कर दी गई है। पॉलीप्लेक्स द्वारा निर्माणाधीन 6 बेड के आईसीयू को गुणवत्तापूर्ण तरीके से तत्काल पूरा करने का निर्देश भी दिया गया है। हरिद्वार में हरियाणा के फरीदाबाद क्राइम ब्रांच टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें हरियाणा पुलिस के एक सिपाही को गोली भी लग गई। हरियाणा के घायल सिपाही को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को भी धर दबोचा, जबकि एक आरोपी फरार हो गया। आपको बता दें कि बदमाशों ने 28 सितंबर की रात को एक लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें हरियाणा पुलिस बदमाशों को ट्रैक करते हुए हरिद्वार पहुंची थी। कि इनकी टीम के एक मेंबर जिसका नाम कांस्टेबल संदीप है, उसको गोली उस पर चलाई और जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वो मृत हो गया है। तो इसी में बाकी जानकारी की जा रही है और इसमें हमारे द्वारा भी इसमें कॉम्बिंग वगैरह करके उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इसमें 5 बदमाश थे, जिसमें से एक व्यक्ति गोली चला के भाग गया है और बाकी 4 बदमाशों को पकड़ा गया है। हरिद्वार के मंगलौर थाना इलाके में पुजारी की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुजारी की हत्या करने वाला कोई नहीं, उसका दोस्त ही निकला। आरोपी ने लोहे की रॉड से बिजली करंट लगाकर मौत के घाट उतारा। आरोपी ने बताया कि मृतक साधु आरोपी के साथ आपत्तिजनक संबंध बनाता था और मना करने पर चोरी के इल्जाम में फंसाने की धमकी देता था। और 17 तारीख को गांव है, इसके आउटस्कर्ट्स में एक मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में रहने वाले साधु की डेड बॉडी यहाँ से मिली थी और प्रथम दृष्टया जो देखने से लग रहा था कि उनको करंट देकर मारा गया है। तो ये चूँकि एक ब्लाइंड केस था, कोई वहाँ पर लूटपाट भी नहीं हुई थी, तो एक ये बाहर के रहने वाले भी थे, तो एक सनसनीखेज ये मामला था। इस पर कई एंगलों पर काम किया गया। जितने भी संभावित पुलिस के मोटिव्स हो सकते हैं वो हमने सारे उन पर काम किया। मंडलसेरा गांव निवासी एक व्यक्ति का शव सरयू नदी के किनारे मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि वह कई दिन से रोजी रोटी की तलाश में गया था। पुलिस ने शव का पंचनामा करवाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मंडलसेरा नदी के किनारे मिली है, जो नई टंकी बन रही है, और ये महेश राम जी की बॉडी है, जिनकी उम्र 45 वर्ष है। उनका बेटा यहीं पर मौजूद है घटना स्थल पर ही, और ये केवल परिवार में बाप और बेटे ही हैं। तो लड़के का बताना था कि कल 7:30 बजे घर से निकले हैं कि मैं मच्छी मारने जा रहा हूँ, और यहाँ पर जैसे कि घटना स्थल पर देखने पर आ रहा है कि ये फिसले हैं और फिसल के नीचे नदी के किनारे हुए हैं। इसमें इनके सिर में भी काफ़ी गहरी चोट आई हुई है। और अब खबर नैनीताल के हल्द्वानी से, जहां मुखानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बुजुर्ग की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों का मृतक बुजुर्ग से विवाद चल रहा था। वे उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस की दी जानकारी के मुताबिक इस घटना में जमीन विवाद का मामला सामने आया है। बुजुर्ग ने 10 बीघा जमीन अपनी 2 बेटियों को और बाकी 45 बीघा जमीन शिवा गिनवाल के नाम दान कर दी थी,
जिसमें आरोप है कि दाननामा फर्जी तरीके से करवाया गया, जिस पर मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है और उसी जमीन पर अब भूमाफियाओं का कब्जा हो गया है। वहीं पूरे मामले पर पुलिस गहन जांच कर रही है। पता चला कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको मॉर्चरी शिफ्ट किया गया। आज उनका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उनकी जो 2 लड़कियां हैं उसमें से एक बेटी का कहना ये है कि उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी का कुछ विवाद है, संभवतः किसी के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई हो। इस पूरे मामले में संज्ञान लिया जा रहा है और घटनास्थल का मुआयना करने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये अगर जो तहरीर आती है उसके आधार पर जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो अमल में ली जाएगी। और अब खबर बड़कोट से, जहां उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश की प्रवक्ता और गढ़वाल मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा ने यमुना घाटी के सभी पत्रकारों से वार्ता की, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता गरिमा ने सूबे की वर्तमान सरकार को काला अध्याय की उपाधि देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब प्रदेश नेतृत्व को स्थिर नहीं कर पा रही तो विकास की क्या उम्मीद करें। साथ ही बेटी बचाओ अभियान का नारा देने वाली सरकार के 3 नेता महिला के साथ जघन्य अपराध में संलिप्त पाए जाते हैं और उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती। पार्टी के लोग आपको हर जगह इसके खिलाफ आंदोलन करते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। हमारे फ्रंटल संगठन, हमारा NSUI, हमारा यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल लगातार मुखर होकर इस बात को उठा रहे हैं। आपने पहले देरी से 4 धाम यात्रा जो शुरू हुई है, पिछले 1.5 साल से तो ठप पड़ी थी, लेकिन इस बार होने की पूरी संभावना थी, लेकिन आपकी कमजोर पैरवी की वजह से ये यात्रा लटक गई और अब यात्रा शुरू हुई है तो पता चल रहा है कि इस पर हाईकोर्ट का डंडा क्यों था, क्योंकि आपकी तैयारियां पूरी नहीं थी। एक समान पेंशन देने, सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने की मांग को लेकर राज्य निर्माण चिन्हित आंदोलनकारी में शामिल कुछ लोग देहरादून के शहीद परिसर स्थित भवन की छत पर चढ़ गए और पेड़ पर चढ़कर भी अपना विरोध जताया गया। आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार ने 3100 रुपये पेंशन में जो आश्रित शब्द जोड़ा है उसमें केवल पति पत्नी शामिल हैं, जबकि आंदोलनकारी की मृत्यु के बाद आश्रित में बच्चों को भी शामिल किया जाना चाहिए था। इन्हीं मांगों को लेकर आंदोलनकारी अड़िग हैं। बुला ले इनको। उत्तराखंड में शुक्रवार से सरकार द्वारा सरकारी धान क्रय केंद्रों पर धान खरीद शुरू कर दी गई है। वहीं धान खरीद का जायजा लेने के लिए कलेक्टर रंजना राजगुरु ने सीमांत क्षेत्र खटीमा मंडी समिति का दौरा किया। उन्होंने धान क्रय प्रभारियों को निर्देशित दिए कि वह सुनिश्चित करें कि मंडी में धान लेकर आए किसानों का धान हर हालत में तोला जाए, साथ ही किसानों को बिचौलियों से बचाया जाए। वहीं कलेक्टर ने बताया कि सरकार 17% तक नमी वाले धान को सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। 2021-22 का जो धान खरीद का सत्र है वो आज से प्रारंभ हो गया है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने व्यवस्थाओं को परखने के लिए आज खटीमा जो मंडी है वहाँ पे अभी हम लोग विज़िट कर रहे हैं। तो अभी व्यवस्थाएं ठीक है, इनकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। 1-2 जगह बैनर और लगाने के लिए हमने बोला ताकि जो भी RFC है या हेल्पलाइन है फ्लाइंग स्क्वाड उसका नंबर भी डिस्प्ले कर दें, ताकि किसी भी किसान को अगर कुछ फीडबैक देना हो, कुछ समस्या बतानी हो तो वो बता सकें। और बाकी इनके पूरा यहाँ पे हमने देखा बारदाना भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और पंखे भी हैं। कांटों की व्यवस्था भी हर सेंटर पर एक किया है। तो हमने कहा कि इनके जो 6 सेंटर हैं तो उस पर और भी थोड़ा सा कांटे एक्स्ट्रा रख लें, ताकि यदि एक कांटा ख़राब होता है तो फिर किसानों को वेट ना करना पड़े, 3-4 घंटे जो वेट करना पड़ता है। ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र के त्रिवेणी घाट पर गंगा में नहाने के दौरान कई बार हादसे हुए हैं, जिसमें कई श्रद्धालुओं की मौत तक हुई है। लेकिन ज्यादातर श्रद्धालुओं को मौत के पंजे से खींचकर बचाने में जल पुलिस कर्मियों की सफलता को भी देखा गया है। ऐसा ही नजारा फिर से देखने के लिए मिला, जहां एक युवक त्रिवेणी घाट पर नहाने के दौरान गंगा में बहने लगा। नजारा देख जल पुलिस कर्मियों ने उफनती लहरों के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर युवक को बेहोशी की हालत में बाहर निकाल लिया। जान बचाने पर युवक ने जल पुलिस कर्मियों का आभार व्यक्त किया है। उत्तराखंड के डोईवाला में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर कार्य किया।
इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। साथ ही जल्द मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। राष्ट्रीय आंदोलन के देहरादून मीडिया प्रभारी चेतन प्रसाद कोठारी ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए वे लगातार आंदोलनरत हैं। कि जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 1 अक्टूबर 2005 से पुरानी पेंशन बंद कर दी गई थी हमारे राज्य में, तो इसीलिए 1 अक्टूबर को हमने काला दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया है, जिसमें हम सब लोगों ने काली पट्टी बांधकर सरकार के प्रति अपना विरोध जताया है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो पुरानी पेंशन है उसको पुनः बहाल किया जाए। नई पेंशन स्कीम जो सरकार ने हम पे थोपी है उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जैसे जैसे उसके रिजल्ट आ रहे हैं उन रिजल्ट बहुत भयानक हो रहे हैं। तो वेतन है लास्ट तो उसको 700-800 रुपये पेंशन मिल रही है। अभी तो शुरुआत है, ये आज से शुरुआत है। पूरे प्रदेश में हमारा ये है आज काला दिवस मनाने का वो किया गया है और सरकार आशा करते हैं कि सरकार इससे वो हो जाए, थोड़ा सा सचेत हो जाए। उधम सिंह नगर के सितारगंज कृषि मंडी में भारतीय किसान यूनियन की बैठक हुई, जिसमें कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। यूनियन के जिलाध्यक्ष गुरसेवक सिंह ने युवाओं को किसान यूनियन की सदस्यता दिलाई, जिसमें नगर क्षेत्र और आसपास के किसान शामिल रहे। गुरसेवक सिंह का कहना है कि पिछले 10 महीनों से किसान कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें 600 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद अब राज्य दर राज्य यूनियनों का विस्तार करते हुए किसानों को आंदोलन में जोड़ा जा रहा है। काले कानून के खिलाफ आंदोलन चल रहा है बॉर्डरों पे। उसके लिए हम और टीमों को अपनी मजबूत कर रहे हैं। हर ब्लॉक स्तर पे, हर गांव स्तर पे इतनी मजबूत टीम कर रहे हैं कि उसका हम डट कर संघर्ष कर सकें। आज हमने युवा टीम जो है, युवा टीम का गठन किया गया है। आज सितारगंज में हमारी युवा टीम, यहाँ सैकड़ों के हिसाब से हमारे साथ आज जो किसान युवा मिले हैं, अब जेवी सीनियर टीम के साथ मिलकर संघर्ष करेंगे। उत्तराखंड के गदरपुर में रोजगार की मांग को लेकर युवा कांग्रेस ने विशेष हस्ताक्षर अभियान चलाया। पार्टी के प्रदेश सचिव मोहनीश चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार ने युवाओं को हमेशा ही ठगा है। 4.5 साल से प्रदेश में युवाओं को नौकरी नहीं दी गई और चुनाव के दौरान नौकरियों की सिर्फ बात कही जाएगी। इसीलिए यह विशेष अभियान चलाया है, जिसमें हस्ताक्षर के साथ ही मिस कॉल के लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है। साढ़े 4 साल से ऊपर का समय हो गया और इस सरकार ने कोई वैकेंसी नहीं खोली, कोई ऐसा युवाओं के लिए कोई ऐसी योजना बना करके नहीं लाया जिससे कि युवा, इस प्रदेश का युवा, इस देश का युवा इन सरकारों को धन्यवाद करे। आज इस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हमने गदरपुर विधानसभा के अंदर ये मैसेज देने का काम किया है, जहां पर कैबिनेट मंत्री खुद बैठे हुए हैं। वहां का युवा बेरोजगार है, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। हमने नंबर जारी किया है इस कैंपेन में, उस नंबर पर हम युवाओं से मिस कॉल करने की अपील कर रहे हैं और युवा उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। अल्मोड़ा के शालदेव विकासखंड में उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत देघाट अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंचे। यहां उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और कहा कि सीएचसी में जल्द एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी अस्पतालों में जांच सुविधा निःशुल्क कर दी है। वहीं इसके बाद रावत ने एक कोऑपरेटिव बैंक के कार्यक्रम में एटीएम वाहन को रवाना किया। इसके बाद उन्होंने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। फिलहाल एवन उत्तराखंड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।